नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बेहतरीन शो, चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल। कहा गया है कि सियासत की बिसात पर हर चाल बदल जाती है। सियासत की बिसात पर हर चाल बदल जाती है। जनता जब फैसला दिखाती है तो तकदीर बदल जाती है। दर्शकों, आप देख रहे हैं केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे चर्चित लाइव डिबेट शो पूछता है सुल्तानपुर। आज बात होगी उत्तर प्रदेश 2027 के उस महासंग्राम की जिसकी आहट अभी से पूरे प्रदेश में सुनाई देने लगी है। तो शुरू है पूछता है सुल्तानपुर, लगातार सवाल कर रहा है और आज मुद्दा है 2027 का रण शुरू। क्या योगी फिर बनाएंगे सरकार या अखिलेश करेंगे वापसी? और मायावती और चंद्रशेखर किसका खेल बिगाड़ेंगे? इसी को लेकर इस कार्यक्रम को शुरुआत किया हूं। लाइव डिबेट शो पूछता है सुल्तानपुर। तो दर्शकों, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर, उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्म होने लगी है। विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिना रहा है तो विपक्ष जनता के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में जुटा है। कई दल संगठन मजबूत हैं, कई दल संगठन मजबूत कह रहे हैं कि कुछ नए चेहरे सामने ला रहे हैं और कुछ संभावित गठबंधनों की भी चर्चा तेज हो गई है। आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार इतिहास रच पाएंगे? क्या अखिलेश यादव सत्ता में वापसी का रास्ता बना पाएंगे? और साथ ही क्या मायावती एक बार फिर यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर करेंगी? और साथ ही क्या चंद्रशेखर आजाद या अन्य छोटे दल कई सीटों पर मुकाबले का गणित बदल देंगे? इसी पर आज डिबेट शो है, इसी पर चर्चा है। लेकिन हम बताना चाहेंगे दर्शकों कि यह बहस किसी एक पार्टी के पक्ष या विपक्ष की नहीं है। यह बहस उत्तर प्रदेश के भविष्य की है। जनता जिन मुद्दों पर वोट देगी, मतलब सवाल यह है कि जनता किन मुद्दों पर वोट देगी। क्या विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा? क्या रोजगार और महंगाई चुनाव की दिशा तय करेगा? क्या जातीय समीकरण फिर निर्णायक होंगे या फिर स्थानीय उम्मीदवार और क्षेत्रीय मुद्दे पूरा चुनाव बदल देंगे? इन्हीं सवालों पर आज होगी खुलकर बेबाक और तथ्य आधारित चर्चा। आज के कई सवाल हैं कि अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो आपकी नजर में किसकी सरकार बनने की सबसे ज्यादा संभावना है और क्यों? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी टिप्पणी इस बहस का हिस्सा हो सकती है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के पूछता है सुल्तानपुर, जहां सवाल जनता के होते हैं और जवाब भी जनता की अदालत में ही तय होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। थोड़ी सी हम जानकारी याद दें। हमारे जो मेहमान है वो जुड़ना शुरुआत हो जाए। सियासत की बिसात पर हर चाल बदल जाती है। सियासत की बिसात पर हर चाल बदल जाती है। जनता जब फैसला लिखती है तो तकदीर बदल जाती है। देखे हैं, बहुत सारी चीज देखे हैं हम। एक शेर और बताएंगे, तख्त बदलते देर नहीं लगती जमाने में। तख्त बदलते देर नहीं लगती जमाने में। फैसला हमेशा जनता के फैसला हमेशा होता है जनता के खजाने में। तो एक बार इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी जानकारी देंगे कि 2027 का रण शुरू। क्या योगी फिर बनाएंगे सरकार या अखिलेश करेंगे वापसी?
मायावती और चंद्रशेखर किसका खेल बिगाड़ेंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट साफ सुनाई देने लगी है। चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राजनीति पर काम तेज कर दिया है। बूथ स्तर की तैयारियों से लेकर जातीय समीकरण, संगठन विस्तार और सोशल मीडिया अभियान तक हर मोर्चे पर सक्रियता बढ़ चुकी है। भाजपा का लक्ष्य है कि लगातार तीसरी बार सत्ता मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पार्टी का फोकस जो है वो कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, निवेश, धार्मिक पर्यटन और लाभार्थी योजनाओं पर है। साथ ही दलित और पिछड़े वर्गों तक पहुंच मजबूत करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला पर जबरदस्त भरोसा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर घेर रहे हैं। पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मतलब पीडीए समीकरण को मजबूत कर भाजपा को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। अब बसपा अब की बार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनके बयान जो आ रहे हैं वो ये है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी 2027 का चुनाव किसी के बिना अपने दम पर लड़ेगी। इससे दलित वोटों के बंटवारे और कई सीटों पर मुकाबले के त्रिकोणीय या चतुर्थ कोणीय होने की संभावना बढ़ गई है। अब सवाल आ गया है चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती सक्रियता। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 2027 चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों की नजर इस बात पर है कि उनकी पार्टी किन क्षेत्रों में असर डालेगी और किस दल के वोट बैंक पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। चुनाव में कौन से मुद्दे निर्णायक हो सकते हैं? कानून व्यवस्था, रोजगार और युवाओं की भर्ती, किसान और महंगाई, जातीय और सामाजिक समीकरण, महिला सुरक्षा, विकास बनाम सामाजिक न्याय, स्थानीय उम्मीदवारों की लोकप्रियता, पूर्वांचल और सुल्तानपुर। अब की बार ऐसा निगाह सब लोगों की है कि सबसे ज्यादा पूर्वांचल और सुल्तानपुर क्यों रहेगा अहम, ये सवाल है। और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, ये भी इस चीज को ध्यान करें कि निगाह हर व्यक्तियों की पूर्वांचल और सुल्तानपुर पर नजर गड़ी हुई है, हर पार्टी की। तो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर और आसपास की सीटों पर होने वाला मतदान कई बार प्रदेश की व्यापक राजनीतिक दिशा का संकेत देता है। इसलिए सभी दल इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रहे हैं। साथ ही जो सबसे बड़ा सवाल है कि 2027 में क्या भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेगी? क्या समाजवादी पार्टी सत्ता परिवर्तन का माहौल बना पाएगी? क्या बसपा फिर से मजबूत वापसी करेगी? और क्या चंद्रशेखर आजाद कुछ सीटों पर मुकाबले का गणित बदल देंगे? ये सवाल हैं। इन सवालों का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। चुनावी तस्वीर, उम्मीदवारों की घोषणा, गठबंधनों, स्थानीय मुद्दों और जनता के रुझान के साथ लगातार बदल सकता है। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव देश की
सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प राजनीतिक लड़ाइयों में से एक बनने जा रहा है। तो हम चाहेंगे हमारे जो मेहमान जुड़ने वाले हैं फटाफट जुड़ जाएं, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हम चाहेंगे कि अपनी अपनी बातों को समय पर रख के बात करें। लास्ट में अगर जुड़ते हैं तो समस्या ये आती है कि कार्यक्रम का समापन हो रहा होता है और तब जुड़ते हैं तो बात भी पूरी नहीं हो पाती। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे जो मेहमान हैं वो फटाफट जुड़ना शुरुआत कर दें। इस कार्यक्रम में कई सवाल हैं जो हमने सवाल किए हैं और उस सवालों पर जरूर कई सवाल है, तो कुछ सवालों को मुझे शुरुआत में बताना पड़ेगा। हमारे जो जरूर जुड़ने की कोशिश करें समय पर। जो जनता की नब्ज को पहचान लेता है वही इतिहास के पन्नों में अपनी पहचान लिखता है। चुनाव की राह में वादों की कमी नहीं होती, मगर जीत उसी की होती है जिस पर जनता यकीन करती है। तो कई सारे सवाल हैं जो फटाफट प्रयास करें। कई बार हो चुका है, 2 बार आ चुका। हमारे वैश्य शिक्षक जी जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन हमें लग रहा है नेटवर्क की दिक्कत है, इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं। प्रयास करें, किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो 2027 का रण शुरू है और सवाल भी है। कुछ लोगों का सवाल है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या स्थिति बन सकती है। अगर चुनाव आज हो तो स्थिति क्या बन सकती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और कई चीजें सवाल है, कई सवाल है। चुनाव में तो अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन जितने भी दल हैं अपनी अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिए। बूथ स्तर पर सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं, समीकरण बिठा रहे हैं, संगठन विस्तार किया जा रहा है, सोशल मीडिया अभियान बहुत तेज हो गया है और हर पार्टी अपनी अपनी तरीके से एक्टिव हुई है। तो हमारे जो मेहमान हैं वो फटाफट जुड़ने की शुरुआत करें। यूसुफ साहब भी जुड़ना चाह रहे थे लेकिन पता नहीं किन कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। वैश्य शिक्षक जी भी जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं जुड़ पा रहे हैं। बार बार प्रयास कीजिए, किन कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो जरूर आप प्रयास करें। नेटवर्क की प्रॉब्लम आपकी तरफ जरूर हो रही होगी, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर जिस पर लगातार चर्चा चल रही है, इस पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में भेजें कि उनको इस मुद्दे पर क्या कहना है। और आपकी जो राय कमेंट बॉक्स में आएगी उस पर भी चर्चा की जा सकती है। हम अपने सभी दर्शकों से कहेंगे कि अपने क्षेत्र की इस मुद्दे पर भी अपनी बात रखें, साथ ही अपने क्षेत्र की समस्याओं को कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें और जिससे इस कार्यक्रम में चर्चा में वो बातें शामिल हो सके। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखना शुरुआत करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। लगातार प्रयास कर रहे हैं यूसुफ जी, लेकिन किन्हीं कारणों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप प्रयास करते रहें। कई बार प्रयास हो चुका है लेकिन किन कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम वहां पर है। तो एक बार फिर हम अपने उसी चर्चा पर चलेंगे। भाजपा का लक्ष्य बार बार तीसरी बार सत्ता काबिज करना। भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य को लेकर चल रही है और पार्टी का फोकस जो है, हमने बताया कि कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, निवेश, धार्मिक पर्यटन और लाभार्थी योजनाओं पर है जो उन्होंने लाभ दिया है। साथ ही दलित और पिछड़े वर्गों तक मजबूत पकड़ बनाने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से। और समाजवादी अपने पीडीए फार्मूले पर भरोसा करके आगे बढ़ रही है। तो लगातार प्रयास, हम चाहेंगे हमारे मेहमान जुड़ें
नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से लगातार आपको दिक्कत हो रही है, आप बार बार प्रयास करें। प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। कई चीजें सवाल है, कौन कौन से मुद्दे निर्णायक रहेंगे? वो है कानून व्यवस्था, रोजगार और युवाओं की भर्ती, किसान और महंगाई, जातीय समीकरण को लेकर। आपके यहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, कई बार आप प्रयास किए लेकिन नेटवर्क की दिक्कत की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ से मिस हो रहा है लगातार। तो हम लगातार अपनी चर्चा कर चुके हैं, हम बता चुके हैं आज क्या है कई चीजों पर। बसपा अकेले चुनाव लड़ना चाह रही है, बहुत सारी चीजें, काफी चीजें बता चुके हैं। अगर आपने सुना होगा तो जरूर हम चाहेंगे आप अपनी बात रखें। भाजपा का लक्ष्य है सत्ता में काबिज होना। थोड़ा सा जी बाबू, थोड़ा सा बताओ। भाजपा का लक्ष्य है, इसलिए कि नेटवर्क में कहीं आ ही नहीं रहा था, जबकि ज्यादा से ज्यादा जी नहीं ठीक है। और समाजवादी अपने पीडीए फार्मूले पर काबिज है। और दो चीजें नई आई है, जो वो है कि बसपा अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाह रही है अब की बार। और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी 2027 चुनाव के लिए। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जहां कहीं दलित वोटों के बंटवारे और कई सीटों के मुकाबले त्रिकोणीय या चतुर्थ कोणीय होने की संभावना बढ़ जाएगी। जिस तरीके से मायावती और आजाद पार्टी का आना और सपा का पीडीए और भाजपा अपनी पुरानी चीजों को लेकर जिन लाभों को दे रही है आम जनता को, जिस विकास की बात करती है, उसी को लेकर आगे बढ़ेगी। तो जरूर आप बताएं। सवाल हम आपको बता दें कि भाई भाजपा अपनी कानून व्यवस्था, रोजगार, युवाओं की भर्ती भी सवाल रहेगा, किसान की महंगाई वाला भी मामला रहेगा, जाति और सामाजिक समीकरण भी रहेगा। तो इन सब चीजों पर अच्छा, और सबकी अब की बार जो है पूर्वांचल और सुल्तानपुर सबसे अहम है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ है। सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर और आसपास की सीट वो मतदाता के लिए राजनीतिक दिशा का संकेत देती, इसलिए सभी दल इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो कार्यक्रम में स्वागत है, आप अपनी बात रखें। क्योंकि लगभग हमारा कार्यक्रम चलते हुए लगभग 18 मिनट हो गया है, तो हमने जो सवाल थे वो बहुत सारे सवाल रख दिए हैं। जी बताएं। सबसे पहले मैं अपने एडी न्यूज चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने सभी साथियों का धन्यवाद है। नमस्कार। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट समय देते हैं, उनका आभार है। और ये नेटवर्क जो है बाबू, नेटवर्क को हम लोग लाख चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा भी प्रतिदिन डलवा करके, कि कम से कम नेट हम लोगों को परेशान न करे। लेकिन नेट ने बहुत परेशान कर दिया है, सही ढंग से न कोई बात हो पाती है। जब कोई अच्छी चर्चा होती है यूसुफ भी लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं जुड़ पा रहे थे, नेटवर्क की प्रॉब्लम रही होगी। तो अब वर्तमान में मैं वर्तमान को देख के कह रहा हूँ, चुनाव का समय आ गया है और चुनाव को लड़ने वाले रणबांकुरे पार्टियां एकदम अपना अपना दिमाग हर स्तर से लगाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन जो राजनेता लोग हैं तमाम पार्टियों को, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की, इनके केवल विरोधाभास, बयानबाजी और इनके क्रियाकलाप ऐसे हो गए हैं जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। हम एक ही शब्द में बता दे रहे हैं कि जितनी पार्टियां हैं गद्दी को पाने के लिए और ऐसा ऐसा कांड कर डाली है कि ये वोट की राजनीति में, वोट में छींचा लेदर कर देंगी। किसी भी जनता का झुकाव जो है, जनता का झुकाव पहले की सरकारों पर मूल्यांकन होगा, वर्तमान सरकार के 9 वर्ष 10 वर्ष के कार्यों का मूल्यांकन होगा, और इन्होंने कितना हरासमेंट किया, इतना हरासमेंट भी किया है। ये लोग पक्ष और विपक्ष केवल राजनीति को गद्दी पाने का, इनको देश से उतना मतलब नहीं है।
जनता की जरूरत से उतना मतलब नहीं है। इनको गणित लगा करके फोर फांस करके सरकार बनाने का मतलब बना हुआ है ढंग से। जैसे मैं देख रहा हूं जो हमारी सरकार ही है, जैसे ये रोजगार दे बता रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन किसी किसी मामले में कोर्ट का आदेश जब कोर्ट फटकार रही है कि अरे भाई 3000 बच्चे हैं और वो बच्चे सारी योग्यता को पूरी कर रहे हैं, तो फिर उनके खिलाफ तुम क्यों कोर्ट में आ रहे हो? क्यों नहीं उनकी नियुक्ति दे रहे हो? उनको नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हो? जो 2023 में जिनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए उनकी नियुक्ति 26 तक तुम टाल रहे हो। 8 दिन के बाद कर देंगे, 15 दिन के बाद कर लेंगे, तो ये भी एक कोर्ट के जवाब देने जाए। तो रोजगार में जो बच्चे आपके मानक को पूरा किए हैं उनको आप समय से नौकरी दे दीजिए। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की मानसिकता ये है कि 15 दिन ही टाल दीजिए। अगर 30 बच्चे उसमें 3000 बच्चे नियुक्त हो रहे हैं और उनका वेतन अगर 75,000 है तो 15 दिन टाल दे तो कुछ सरकार को पैसा बच। इस तरह से पैसा को बचा करके शिक्षा विभाग या किसी विभाग को आप छीछा लेदर करने का काम कर रहे हैं। ये सरकार की हम इसकी आलोचना करते हैं। आज का जो मुद्दा है उस पर जो सवाल है वो एक बार हम फिर बता दें कि क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी, ये सवाल है। क्या अखिलेश यादव सत्ता में वापसी कर पाएंगे और क्या मायावती फिर से बड़ा राजनीतिक समीकरण बनाएंगी या कोई नया राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगा? ये आज सवाल है। की छीछा लेदर हो जाएगा इन लोगों के कहने से। जवन ये लोग सोच लिए हैं कि हम फिर तीसरी बार सरकार बनाएंगे और विपक्ष सोच रही है कि अब की हम कूद पड़ेंगे, वोट हलोर लेंगे, अब की बार इन लोगों का छिछनी छटक जाएगी। आएंगे क्षेत्र में तो जनता पूछेगी कि आप विपक्ष में थे तो सही कदम कहाँ उठाए। आपको संसद में जब जाके प्रश्न करना था तो आप बाहर बैठ के क्या कर रहे हैं? चल के वहां प्रश्न करिए। हमने तो देखा है संसद में इस बार अकेले संजय सिंह अकेले बैठ करके वो प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं अकेले काफी हूं। अब एक लोग सनातन, अब देखिए क्या इनकी मानसिकता है। एक जने बाबा बन के बैठ कर ये पोटली ले लिए हैं, चंदा दो चंदा दो। अभी आपसे बताएंगे कहाँ क्या कैसे हुआ जी। अच्छा जी। चंदा चोर और वो चोरा ले रहे हैं। तो दोनों विपक्ष और पक्ष वाली पार्टियां हम लोगों को क्या समझे, हम जनता बेवकूफ हैं? इसके लिए आप संसद में बहस करिए, जा करके आप अपनी आवाज को उठाइए और हम लोगों को लगे कि सरकार आपकी आवाज को नहीं सुनने दबा रही है, तब हम फैसला करेंगे कि संसद में हमको किसको भेजना है, किसको भेजना हम मूल्यांकन करेंगे ना। प्रतिदिन का सरकार का हम लोगों के टैक्स का पैसा संसद में जाता है, इनका टीए कितना आ जाएगा ये तो समझ रहे हैं, लेकिन इन लोगों का इस प्रकार का क्रियाकलाप हमें अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपना विचार बता रहा हूँ। नहीं आपने सही कहा। थोड़ा सा जैसे आपने पप्पू यादव वाला मामला छेड़ा तो बता दें जी कि पूरे प्रकरण पर जो है वाराणसी में शिकायत और एफआईआर का मामला हुआ है। संसद परिसर में राम मंदिर दान को लेकर जो इनका विरोध प्रदर्शन था उसमें पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। जैसे चूंकि आपने पप्पू यादव का नाम लिया तो हमने कहा आज बता भी दें, मुद्दा हमारा कुछ और है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को चर्चा करना है तो हम लोग चर्चा करते हैं। चर्चा का ये मतलब थोड़े है कि किसी एक मुद्दे पे पड़े रह जाएंगे, कुछ चर्चा अगर छूट जाए तो वो भी नहीं ठीक है। और हमारे इस कार्यक्रम में राम पार्टी से कविता तिवारी जी शामिल हो गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक बार अपडेट कर दें कि दिल्ली में भी शिकायत इसी प्रकरण को लेकर दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दी गई है। शिकायत में संसद परिसर में उनके विरोध प्रदर्शन को आधार बनाया गया है।
पप्पू यादव की सफाई विवाद बढ़ने के बाद कहा, पप्पू यादव ने कहा कि उनका विरोध आस्था या भगवान राम के खिलाफ नहीं बल्कि दान में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर था। उन्होंने सोशल मीडिया पर पूजा करते हुए वीडियो भी साझा किया। कहा कि उनके प्रदर्शन का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अब राजनीतिक विवाद तेज हो गया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी जारी हो गई। कुछ संत संगठनों और वकीलों ने कार्रवाई की मांग कर दी, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक विरोध का हिस्सा बता रहा। ये मामला पूरी तरीके से राष्ट्रीय आज बहुत बेहतरीन चर्चा का विषय बना हुआ है। कानूनी कार्रवाई आगे की प्रक्रिया चल रही है। हम चाहेंगे हम राम पार्टी से कविता तिवारी जी ज्वाइन की हैं, तो जरूर इस प्रकरण पर बोल दें और आज चर्चा क्या है उसको भी हम बता देंगे। पहले इस प्रकरण पर आप अपनी राय जरूर रख दें। नमस्कार शुक्ला जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस विषय पर बोलने के लिए कहा। देखिए, विपक्ष अगर चढ़ावा चोरी प्रकरण के मुद्दे पर बोलता है तो बोलना चाहिए। अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? लेकिन विपक्ष का जो ये सवाल पूछने का तरीका है, विरोध करने का जो तरीका है, कहीं ना कहीं ये भगवा को बदनाम कर रहा है, सनातन को बदनाम करने का तरीका है, सनातन का अपमान करने का तरीका है। हम पूछना चाहते हैं कि अगर पप्पू यादव जी ने जो एक्टिंग करी, जो वहां इन लोगों ने ड्रामा क्रिएट किया, उस ड्रामा को ये सफेद कपड़े में भी कर सकते थे, दूसरे कपड़ों में भी कर, जरूरी था ये भगवा धारण करके ही करें? यही चीजें विपक्ष की सबसे बड़ी कमियां क्या है कि वो चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है सही तरीके। यही मुद्दा, यही चीज इन्होंने एक मुद्दा अलग दे दिया। एक और सवाल कर दे इसी पर। राहुल गांधी से सवाल किया जा रहा था जंतर मंतर पे जितने प्रदर्शनकारी नहीं, जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन पर क्या कहेंगे? कहें बीजेपी के हो का? ऐसे सवाल किए जा रहे हैं। अब उसका परिवार अगर पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन कर रहा है। सनातन धर्म में ये कहा गया है समय के अनुकूल और सही विषय पर अगर देवताओं के गुरु बृहस्पति भी नहीं बोलते हैं तो उनको भी गलत कहा जाता है कि ये लोग वही कर रहे हैं। बीजेपी अपनी कहीं ना कहीं गलत राजनीति को भी सही साबित करने में सफल हो जा रही है। विपक्ष की विफलता है, सफल हो जा रही है। चढ़ावा चोरी प्रकरण पे अब जितना चंदा चोरी का जिक्र नहीं किया गया, उससे ज्यादा कहीं अब सनातनी अपमान लेकर इसको बैठ गए हैं। तो ये खुद अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट विपक्ष वाले नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किसी चीज को किस तरह से, किस मुद्दे को उठाना है। मुद्दा उठाने का तरीका इनका गलत है, विरोध नहीं गलत है। चढ़ावा चोरी पर अगर मान लीजिए जब गोलियां चलवाई गई, जब कार सेवकों का कुछ भी कांड हुआ, लेकिन आज ज्वलंत मुद्दा है। इतने के बाद भी अगर आप सही मुद्दे को नहीं उठा पा रहे हैं और मुद्दे पर ये नहीं बोलेंगे तो कौन बोलने जाएगा? इनका काम है कि अगर सरकार के द्वारा कुछ गलत किया गया, उसका गलत रणनीतियों का विरोध करना ही विपक्ष का काम होता है। विपक्ष ही उनको सही रास्ते पर लाने का काम करता है। लेकिन इस तरह से लाओगे, किसी और धर्म का अपमान करने की आपको हिम्मत है? केवल एक सनातन एक ऐसा धर्म है, चाहे जो कोई भी वेश धारण करता है तो सिर्फ सनातनियों का वेश धारण करके क्यों किया जाता है? कभी सत्ता पक्ष हनुमान जी को उड़ा रहा है, कभी नचवा रहा है, कभी, ये क्या तरीका है? किसी और धर्म के देवी देवता आपको नहीं पता है, केवल सनातन को। और सबसे ज्यादा आप सनातन के साथ वो कर रहे हो। सनातनी जितने हैं खास करके सवर्ण समाज वाले हैं, और सवर्ण समाज के साथ ही भेदभाव करोगे, फायदा भी हमारे ही देवी देवता का नाम ले, हमारे ही राम जी का नाम लेकर आप आ रहे हो सत्ता में और राम को ही आके बदनाम कर रहे हो। ये क्या बात होती है? तो चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, इस दोनों को मैं इस चीज पर दोनों की निंदा करती हूँ कि विपक्ष को अपनी बात रखने का तरीका नहीं आ रहा है और सत्ता पक्ष इस तरह से मजबूर कर रहा है कि विपक्ष तांडव करने पर मजबूर हो रहा है, और कुछ नहीं। जी, आज का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर भी कुछ 2-3 सवाल हैं, हम कह दें, आप उस पर जरूर बोल दें। क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार सरकार बना पाएंगे? क्या अखिलेश यादव सत्ता में वापसी करेंगे? और क्या मायावती फिर से बड़ा राजनीतिक समीकरण बनाएंगी? और इधर एक नाम और है, चंद्रशेखर रावण,
वो भी क्या इन सब लोगों का जो बना माहौल है उसको बिगाड़ेंगे? जरूर इस पर आप अपनी राय रखें। देखिए, 2027 का चुनाव आसान नहीं होगा भाजपा के लिए। कि अगर इस कॉन्फिडेंस में है गठबंधन की सरकार बननी है, चाहे जिसकी भी बनेगी गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि सियासी खेल बहुत बड़ा हो चुका है। सवर्ण समाज इनसे पूरा नाराज है। कुछ जो चाटुकार बचे हुए हैं वही बचे हैं और कोई बचा नहीं है इनके पास। सवर्ण समाज पूरा, जनरल कास्ट तो इनसे बिल्कुल खफा है, चाहे मंदिर चढ़ावा चोरी को लेके, चाहे यूजीसी प्रकरण को लेके, चाहे भरत भूषण तिवारी के मामले को लेकर के, बहुत सारे मामले ऐसे इन्होंने किए हैं जिसको लेकर अब जो कॉलोनी पर, जो सड़क पर वोट दे रहा है वो देता रहेगा, जो नरेगा पर वोट देता है वो दे रहा है। प्रलोभित वोट वालों को मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन जो सही है कि जो जागरूक जनता है, छात्र इनसे नाराज हैं। तो चाहे जो भी है, समीकरण ऐसे नहीं बनने हैं और किसी की भी एक दल की किसी एक की सरकार बनना मुश्किल है, जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है। और हम तो ये कहेंगे कि इसमें सबसे बड़ा खेल राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा करेगी। मायावती और चंद्रशेखर का, जिस चंद्रशेखर ने कम से कम 45 लोगों का नाम क्लियर कर दिया है कि आप लोग जाइए क्षेत्र में, आपको लड़ना ही है अब की बार 2027। और मायावती कह रही है 45 क्या, हमने तो 403 विधानसभा पे क्लियर कर लिया है। उसका नहीं होता है, आपने तैयारियां शुरू कर ली। तैयारी शुरू करने से कोई इलेक्शन नहीं जीत जाता है। इलेक्शन जीतता है जनता के जनाधार से। आपने जनता का कितना दिल जीत रखा है, उससे आप जीतोगे, लेकिन जब वोटिंग से जीतोगे। इन लोगों को गणित खराब करनी है, बसपा का जो या दलित का कोर जो वोटर है जो भाग रहा है इधर उधर, चंद्रशेखर रावण अपने आप में तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ कर पाएंगे, लेकिन जिसके द्वारा वो प्रोजेक्टेड है उसके द्वारा वो कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं ये मानती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रही बात बहन जी का, तो बहन जी को का समर्थन मिलता है, लोगों का समर्थन मिलेगा बहन जी को, इस बात की नहीं है। अखिलेश जी, जिस तरह से राम मंदिर बनने के बाद इक्वेशन चेंज हुआ है, यहाँ मैं पार्टी के तौर पर नहीं, पर्सनली बात कर रही हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। राम मंदिर बनवाने के बाद भी अयोध्या के आसपास की सारी सीटें योगी बाबा हार गए हैं, तो उस तरह से बहुत बड़ा खेल होगा। आसान नहीं है उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव, नहीं है आसान। भाजपा के लिए लोहे का चना चबाना होगा जब तक ये अलग अर्थ नहीं निकालते हैं, और इसमें सभी पार्टियां अपने में हैं। और खास करके इस समय तो हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से उफान राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा भर रहा है, उस तरह से हमारी कोई पार्टी अभी नजर नहीं आ रही है। जिनके पहले के गणित सेट हैं वो सेट होंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस कार्यक्रम में शामिल हों, और जो हमारे सवाल थे कि योगी सरकार क्या तीसरी बार सरकार बन पाएगी, अखिलेश का पीडीए क्या फुल फ्लैश में अब की बार आएगा, और साथ ही मायावती का राजनीतिक समीकरण क्या रहेगा, जरूर अपनी बात रखें आप। अब की 2027 में तीसरा मोर्चा आप देखते रहिए, जो कहानी बनेगी ना, ये लोग चित्त हो जाएंगे। पक्ष और विपक्ष बहुत कूदे हैं लोग, वो कूद के हम लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ किए, शिक्षा के साथ खिलवाड़ किए, डकैती किए, अत्याचार किए, चोरी किए, तमाम प्रकार की घटनाएं किए। और विपक्ष का रोल भी बड़ा सही नहीं रहा इसमें। जहाँ विरोध करना चाहिए, जिस बिंदु पर विरोध करना चाहिए, आप बताइए कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी वो पतंग बना के उड़ाए, लखनऊ में हनुमान जी के साथ ऐसा किए हैं, तो ये लोग जगह जगह यही लोग मिल रहे हैं। चोरी हो गया, तो यही सब चीजें मिल रही हैं, इन लोगों के पास अब यही रह गया है। और ये लोग गए संसद में, वही जब बारे वापन नौटंकी लोग नौटंकी करने से समझ में आएगा पहले का नाच कंपनी है, ये लोग कंपनी बनाए हैं, ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी करने गए हैं वहां पर। कई ये होते करे पहले जब संसद सत्र नहीं चला था तो काहे नहीं अपने अपने क्षेत्र में एक जने जोकर बन गए रहे होते, एक जने भगवान बने तो चंदा चोर बन गए होते, संसद सत्र चलने दिए होते। ये क्या दिखा रहे हैं हम लोगों को? ये पक्ष और विपक्ष मैं बता रहा हूँ, आप ये जान लीजिए, पढ़ी लिखी जनता अब इन लोगों की मनमानी नहीं होने देगी।
अब इनसे सवाल होगा, अब इनसे जनता इस बार सवाल करेगी 2027 में। ये लोग मैदान छोड़ के भागते हैं, मंच छोड़ के भागना पड़ेगा इन लोगों को। जौन जौन कांड किए हैं ना, इनको भागना पड़ेगा। अब देखिए, कभी भी आरक्षण जैसे मुद्दे पर ये सरकार ही करा रही है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, इसको कोई सरकार ही पैदा करती है, सरकार ही लागू करती है, कहीं बालक तो नहीं आता है। जिस आरक्षण पर कभी कोई नहीं बोलता था, आज युवा और श्रवण जो जान गया है कि हमारा नुकसान हो रहा है, यूजीसी जब ला दिए तो सामान्य कम है कहा, सामान्य की प्रतिभा कम है कहा। अब सामान्य वर्ग भी बोल रहा है कि केवल आरक्षण से आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और चुनाव भी अब जैसे इस बार उनको बना दिए बिहार में, ये कौन एक तो भंगुआ के चलते हैं स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, ऐसे उल्टा पड़े रहते हैं। अब जनता सोच रही है कि क्या उनसे हमारे देश का नौजवान उस लायक नहीं है। और आप शिक्षा मंत्री जिसको बनाए हैं केंद्र का, बीए, अरे किसी और नए में आप तो नए को भी बैठा देते हैं, किसी नए लड़के को जो उम्र का पात्र रहा हो, शिक्षाविद को बैठा देते। ये लगता कि हाँ आप शिक्षा के, आप जो विभाग बांटे, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, ये मामूली चीज है। अब जनता इस पर सोचने लगी है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप कर क्या रहे हैं। धर्म का भी आप नाश कर रहे हैं, बहुत साफ बता रहे हैं। जिस तरह से पप्पू जी वहां पर कार्यक्रम किए, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, लेकिन उसी तरह नवीन जी के साथ भी मुकदमा होना चाहिए था, होना चाहिए। आपका कहना होना चाहिए जी, सही कह रहे हैं। उनके ऊपर भी बता दें, अब की बार इस बार चुनाव जो आ रहा है 2027 में, सबसे मजबूती के साथ मायावती अंदर खाने में तैयारी चल रही है। उनके यहाँ लोग लाइन लगाए हैं टिकट के लिए। जी 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 जी। तो ग्राफ तीसरा अब की बार त्रिकोणीय निश्चित है, उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मामला बनेगा। तो एक बार हम फिर सवाल कर दें, चाहेंगे यूसुफ जी शामिल हो चुके हैं। सवाल है कि 2027 में योगी आदित्यनाथ सरकार की तीसरी बार सरकार क्या बनने जा रही है, साथ ही क्या अखिलेश यादव सत्ता में वापसी कर पाएंगे, और क्या मायावती फिर से बड़ा राजनीतिक समीकरण बनाएंगी, और चंद्रशेखर आजाद का भी जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, तो क्या लग रहा है कुछ नया राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए तैयारी चल रही है? जी, सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे लगता है कि जो माहौल वर्तमान स्थिति जो है, वर्तमान स्थिति में बीजेपी कमजोर है, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, उनकी सरकार जो है नहीं बनेगी, या पूरी वर्तमान स्थिति में तो तय है। और चंद्रशेखर आजाद जो है जरूर उनकी मजबूती होगी, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार जो है बना सकता है। और उसमें क्योंकि कई पार्टियां लड़ रही हैं, सबको वोट मिलेगा। मायावती की पिछली बार से अपेक्षा जो है इस बार जो है कुछ मजबूती जरूर आएगी। हाँ, लेकिन इंडिया गठबंधन में मायावती नहीं है, आप पार्टी के राह में इंडिया गठबंधन में रहबे नहीं करेंगे। जी हाँ, तो इंडिया गठबंधन अगर आ जाएगा तो एकदम फाइनल है कि सरकार जो है, मुख्यमंत्री का चेहरा जो है अखिलेश ही होंगे। अच्छा, पहले से फाइनल है, तो यही समस्या तो आगे खड़ी होती है कि अखिलेश खुद ही अपना चेहरा तय कर लेते हैं, इसीलिए और लोगों को बुरा लगता है। जी हाँ, लेकिन विपक्ष में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े वो चेहरा हैं, इसलिए जो है भाई मुख्यमंत्री वही बनेंगे, उनसे बड़ा विपक्ष कोई है नहीं। बार मायावती बहुत मजबूती से आ रही है, तीसरी दो, जैसे
भाजपा और सपा चुनाव में थी, लेकिन अब की बार मायावती भी आ रही है और मायावती का जो विक्रम है, कई सीट निकलेगी उनकी। जी निकलना चाहिए, कुछ मजबूती पहले के जैसा, पहले की अपेक्षा इस बार ज्यादा ही रहेगा। लेकिन ये कि मायावती जी जो तैयारी अब कर रहे हैं, वो तैयारी जो है पिछले 4 साल पहले से करना चाहिए था, क्योंकि बसपा को जो है पीछे करने असल में बसपा की जो तैयारी होती है अपने गणित के तरीके से होती है, उनके फिक्स वोट और प्लस वो जिस क्षेत्र में देंगी जिसको भी टिकट, उसकी बहुलता हो, इस पर चुनाव उनका होता है। हाँ, तो सिर्फ माहौल बहुत नहीं बनाए, उनको पीडीए की बहुत जरूरत नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 6 महीना या साल भर से तैयारी करने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतना चाहता है, जो चुनाव लड़ना चाहता है, वो पूरे 5 साल उसकी तैयारी करता है। और इसमें मायावती 5 साल से पूरी सपा उत्तर प्रदेश में 5 साल से तैयारी कर रही थी। धरना प्रदर्शन तो अब देखने को मिल रहा है सपा का, मात्र 2 महीने से। अरे यूसुफ जी क्षमा चाहते हैं, कोई एक दिन में नहीं लड़ रहा है, यहाँ कोई बैठा नहीं रहता, हर राजनेता दिन रात तैयारी में ही रहता है। बस वो अनाउंसमेंट 6 महीने पहले से हो रही है, बस ये समझिए। कोई आपको लगता है बहन जी शांत बैठी थी 4 साल? ऐसा कुछ नहीं होता है, गणित सेट होता रहता है। कुछ पार्टियां हर रोज लाइन लगी रहती है नेताओं के दरबार में। विपक्ष के नेता का काम है कि जो गलतियां अगर कहीं हो रही हैं तो उसके विरुद्ध जो है आवाज उठाना, लोगों को बताना कि हाँ यहाँ सरकार द्वारा गलती की जा रही या सरकार की गलत नीतियां हैं। तो इसमें तो जो है मायावती जी कभी कभी दिखती थी, बाकी तो जो है उनके द्वारा जो है कभी आवाज भाई मैं तो नहीं सुना हूँ, और बाकी उनसे ज्यादा अखिलेश ही बोले हैं। और दूसरी चीज वो विपक्ष के भी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर भाई उनकी पार्टी क्षमता रखती है। तो इस प्रकार जो है गठबंधन, बिना गठबंधन के ये सरकार जो है बनाना मुश्किल है, क्योंकि भाई कांग्रेस की भी तैयारी है, सपा की है, बसपा की भी है और आजाद पार्टी है। तो सब और भी विपक्ष के और भी नई पार्टियां हैं, सबकी तैयारी है। तो बिना गठबंधन के सरकार बनना जो है यह मुश्किल है। और बीजेपी जो है यह आंदोलन जो है उसको बहुत कमजोर कर दिया युवाओं का, क्योंकि बीजेपी की जो राजनीति बैकफुट पर जा चुकी है। जी, भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति तब तक कर रही थी वो उजागर हो चुका है। उनकी जाति आधार पे, सामाजिक आधार पे लोगों को बांटना, एक दूसरे समाज वाले को एक दूसरी जात से लड़ाना, यह चीज जो है उजागर तो करते थे लेकिन कोई सुनता नहीं था। विपक्ष वाले कितना भी चिल्लाते थे, लेकिन युवा जो है हमारे देश के वो बता दिए और दिखा दिए, ये उजागर हो गया, सबको पता चल गया। और जी सही कह रहे हैं, कविता जी जरूर इसमें शामिल होंगी। सत्ता की सीढ़ियां जनता के भरोसे से बनती है, अहंकार की आंधी में अक्सर सरकारें बिखर जाती हैं। आप यूसुफ जी सही कह रहे हैं, कविता जी जरूर अपना बात रखें। बिल्कुल आपकी बात सही है, जनता का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाया है। और मैं मान के चलती हूँ कि इनकी वो वोट बैंक कम हुआ है जिस पर इनको सबसे ज्यादा घर की मुर्गी साग बराबर वाली हाल। सवर्ण समाज को ये अपनी रियासत समझते हैं कि ये कहाँ जाएगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं। अभी उस दिन आपने सुना नहीं कि बकरी वहां चली जाएगी, नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये यूजीसी ला करके सबसे बड़ा प्रहार किया है कोर-वोटर पर अपने। यूजीसी का मुद्दा नॉर्मल नहीं होगा। जो यूजीसी है, एक बार चढ़ावा चोरी प्रकरण भी साइड में हो सकता है, लेकिन यूजीसी नॉर्मल नहीं, क्योंकि ये युवाओं के दिमाग में चलने वाली चीज है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। और रही सही कसर पूरी कर दी इन्होंने, जो रचना रची थी, रचा हुआ इन्हीं का खेल है, जंतर मंतर आंदोलन। लेकिन वो उल्टा आंधियां, ये कुछ भी कर रहे हैं, आंधियां उल्टी बह रही हैं। तो कहीं ना कहीं दिशा इनकी गलत जा रही है और गलत दिशा में प्रयास है इनका। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होनी है।
और मैं तो सबसे बड़ा ये मान के चलती हूँ कि इससे पहले का चुनाव इनके लिए सबसे बड़ा सबक होना चाहिए कि जिस हिसाब से सनातन के सहारे इन्होंने सरकार बनानी चाहिए और जिस हिसाब से चुनाव लड़े, राम मंदिर बनाया, सब कुछ किया और अयोध्या की सीट हार गए। अब इसके बाद ये समझ सकते हैं कि लोगों के दिलों में कितना प्रेम इनके लिए। हाँ, कुछ प्रेमी इनके अभी भी हैं कि वोट वही पड़ेगा, तो हम ये नहीं मानते, लेकिन 4 वोटर इनके नाराज चल रहे हैं। 4 वोटर का जो इनका परसेंटेज था करीब 15-17% है, वो 15-17% में इन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो मान के चलिए कि 11% इन्होंने नाराज कर रखा है। तो फर्क तो पड़ना ही है। और रही बात बहन जी की और यूसुफ जी को भी मैं बता दूं कि कोई भी राजनेता एक दिन के लिए शांत नहीं बैठता है। अगला एक चुनाव, अगर आज चुनाव हारा है तो कल से नेक्स्ट चुनाव की तैयारी पार्टियां शुरू कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर सबकी रणनीतियां चल रही हैं, सब तैयारी सब कर रहे हैं और सभी मैदान में आ रहे हैं। लेकिन समीकरण चेंज है इस बार, इस बात की गारंटी है पूरी कि समीकरण तो चेंज होना ही होना है। गठबंधन की सरकार बनेगी, एक किसी की नहीं बनेगी। और जिस तरह से भाजपा में भी योगी जी की जो कंडीशन है, योगी जी को भाजपा की अगर अंदरूनी राजनीति देखी जाए तो जनता की मांग बेशक ज्यादा हो जाए लेकिन पार्टी इतनी डिमांड पे नहीं रखती है। तो कहीं ना कहीं ये भी मायने रखता है। जिस तरह 35 सीटें शायद हारे थे, क्या हारे थे कितना मुझे नहीं रिकॉर्ड पता है, वो भी बहुत बड़ी चीज है कि इनके हिसाब से इनके कैंडिडेट भी नहीं उतारे जाएंगे। नहीं समझिए, बाबा जी के नाम पे जो वोट नहीं उतारे गए, इन्होंने जो कहा था बाबा जी के 35 कैंडिडेटों का नाम जो इधर से दिया गया था योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, तो वहाँ भी उनके 35 लोगों के नाम लिस्ट से काट दिया गया और उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिला है। तो वो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी भी इनको नहीं वो करती है, वो मैं समझती हूँ, लेकिन जनता को ये चीजें नहीं समझ में आती। ठीक है, एक बार फिर हम वापसी करते हैं। जो आज कल से माहौल गर्म है उस मामले में, संसद परिसर वाले मामले में, तो एक बार फिर थोड़ी सी जानकारी दे दें। इस पर जरूर हम चाहेंगे सभी लोग चर्चा करें। राम मंदिर दान वाले प्रकरण को लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, तो संसद में पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में शिकायत दर्ज कर दी गई है बनारस में। पुलिस जो है आगे की प्रक्रिया कर रही है। दिल्ली में भी जहांगीरपुरी थाने में पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, संसद परिसर में उनके विरोध प्रदर्शन को आधार बनाकर। पप्पू यादव ने सफाई जरूर दी है। उनका कहना है क्या कि भाई उनका विरोध आस्था या भगवान के खिलाफ नहीं है, बल्कि दान में कथित गड़बड़ी के आरोप का है। तो इस पर जरूर कुछ हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी जरूर 2 मिनट के अंदर अपनी बात जरूर रखें। असल बात, हम इतना ध्यान से सुनने लगते हैं, सच्चाई यही है, इतना ध्यान से सुनने लगते हैं कि हम खुद भूला जाते हैं कि अब हमके क्या कहे के बात है। बहुत ध्यान से सुनते बात है, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। यूसुफ जी में बहुत ध्यान से सुनते हैं। यूसुफ जी की मुझे कल की कही बात याद है, और वो जबरदस्त जब बोल देंगे तो मामला बढ़ जाएगा। तो लेकिन जान लीजिए, यूसुफ शाह जी अभी भी आज के डिबेट में हम सब पर भारी है। हाँ, ये अलग की बात है कि विपक्ष अब ही बड़ा दूर दूर है, ये अलग की बात है। विपक्ष अगर जरा सा संवेदनशील होता, एक बार हुआ क्या था, एक बार पूरी सरकार बदल गई थी, एक आदमी को किसी ने मार दिया था, वो बड़ा विरोध कर रहा था सरकार का, 2-4 झापड़ उसको मार दिया और डंडे से मारते खून बहने लगा। तो उस पार्टी ने उनको उनका खून सना हुआ कपड़ा क्षेत्र क्षेत्र में लेके घूमे, क्षेत्र क्षेत्र में, कि भैया देखिए इस तरह से मारे जा रहे हैं, इस तरह चल रहा है, उसका प्रभाव पड़ा। लेकिन आज का विपक्ष जो है संसद सत्र में जो ड्रामा पेश किया, आप इसी को एक मंच बना लेते कहीं और जगह जगह पर जा करके बड़े ढंग से इसको करते, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता विपक्ष के पक्ष में। लेकिन
आप संसद भवन में जाकर के और वहां बाहर बैठ करके ड्रामा भी सही ढंग से नहीं खेल पा रहे और आप लोगों के खिलाफ मुकदमा हो गया। आप लोग कहां थे जब ये लोग नौटंकी कर रहे थे हनुमान जी के साथ और वहां पर कई नवीन जी ये लोग कुछ नहीं किए थे और पतंग उड़ा रहे थे हमारे माने पर। तो इन लोगों को भी कहीं न कहीं इस्तगासा दायर करना चाहिए था। अगर इनको सच में उनसे प्रेम होता, इनको आस्था होता इनका, तो ये उन पर इस्तगासा करते जरूर, जो विपक्ष की भूमिका के लिए आवश्यक था। इन्होंने तो एक मौका दे दिया, इन्होंने एक मौका दिया। मैं इसके पक्ष में नहीं, कतई नहीं। अब मैं इन दिनों देखिए जो बच्चों का मामला था, इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2-3 वो रील पर बोल रहे, हम बहुत ध्यान से सुनते। उनका विशेष फोकस है कि मैं बच्चों को माफ करता हूँ। आप लोगों ने मेरी मरी हुई माँ को गाली दिया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को मरे हुए कितना साल हो गया। आप क्या क्या बोलते हैं, क्या जनता को कष्ट नहीं होता है? आप भी किसी की माँ को जर्सी गाय बोले थे, क्या कष्ट नहीं होता है? वो महिला का अपमान नहीं है? तो आप उनको समझाइए जिन्होंने नीट के पेपर को आउट किया। आपने उनको सजा नहीं दिया, जिनको सजा देना चाहिए उनको आपने सही ढंग से सार्वजनिक सजा नहीं दिया। आपने कहा क्या कि मैं माफ करता हूं। अरे अगर सजा दे दिए होते तो ये नौबत ही नहीं आती कि आप माफ कर देते। वो बच्चे बहुत तेज है, बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, वो भारत की आन बान शान है, उसका आप ध्यान रखिए। आपके जितने विभाग हैं आप उस पर नियंत्रण रखिए। और मैं फिर प्रार्थना करके कहता हूं कि आप भावनात्मक अपील करिए, लेकिन विदेश की यात्रा कम कर दीजिए, फिर विदेश मंत्री को सौंप दीजिए, आप अपना राष्ट्र संभालिए। ये हमारी प्रार्थना। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? पप्पू यादव वाला प्रकरण जो हमने उठाया है, जो मुकदमा दर्ज हुआ जिस तरीके से संसद भवन में किया गया, कविता जी अगर आवाज सुन रही होंगी, अगर जुड़ जाएंगे सबसे लास्ट में तो और बेहतर है, क्योंकि कार्यक्रम 5-7 मिनट का और बचा है। इस विषय पर दरअसल जो वहाँ किया गया है, उसके पहले भी इस प्रकार की कई घटना जो है की गई हैं, जो देशवासियों के जो है आस्था को ठेस पहुंचाई गई है, वह बीजेपी पार्टी द्वारा किया गया है जी। तो रास्ता जो है उन्हीं लोग दिखाए हैं। फर्क इतना है कि वो सत्ता में है, उनके ऊपर FIR नहीं हुआ, लेकिन ये विपक्ष में है, इसके लिए इनके ऊपर FIR हुआ। तो FIR तो उनके ऊपर भी होना चाहिए जो भगवान को घुमा रहे हैं। इस हिसाब से यह गलत नहीं है। सोशल मीडिया पे मैं देखा तो मैं सोचा कि होना चाहिए, लेकिन कोई करने तो जाए, कोई एप्लीकेशन ना दे रहा है, ना कोई प्रदर्शन कर रहा है। उस मामले में 2 मामला ऐसा था जिसमें प्रदर्शन करना चाहिए था, करना चाहिए। सबसे चीजें जो है किसी भी भगवान के ऊपर जो है, किसी के आस्था के ऊपर इस प्रकार से खिलवाड़ जो है वो अच्छी चीज नहीं है। वो चाहे सत्ता करे या विपक्ष करे, कोई भी करे। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बहुत अच्छी थी। राजनीति भी जो है हर तरह से जो है लोगों को बांट के, चाहे धार्मिक भाषा बोल के वो जीत हासिल करते थे। लेकिन यह सब जो है सब उनका खत्म हो गया, क्योंकि देश की जनता जो है, जो बड़ी विषय है हमारी देश की। भाई कार्य तो आप प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, तो आपके पहले भी प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, वो भी कार्य करते ही थे। कहीं वो भी विफल थे, कहीं वो भी सफल थे, वो अलग बात है। लेकिन वर्तमान स्थिति में पूरे देश में इतनी महंगाई कभी नहीं थी और इतना भ्रष्टाचार नहीं। मैं हर कार्यालय में जाके देखता हूँ, अपने जिले में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज, देश की तमाम संपत्तियां प्राइवेट कर दी गई। बाहर की जो विदेशी रणनीति, जो राजनीति होती है,
वहां पर भी जो है भारत सरकार विफल है, क्योंकि पहलगांव हमले में जो है देखा हूं मैं कि कोई देश जो है सपोर्ट नहीं। तो भाई इतना दौरा करके अन्य देशों का कोई अर्थ निकला? बाहर से रोजगार लाएंगे, उस पर भी सरकार विफल हुई। नोटबंदी जो है वो हमारे देश के लिए जो है बहुत नुकसानदायक साबित हुई। तो इस प्रकार से कई विषय हैं कि जो गंभीर विषय हैं और बड़ी बड़ी विषय हैं जिसको भारत सरकार जो है। अच्छा, एक रीजन और भी है जो मुझे लगता है, हालांकि कहना नहीं चाहिए, जैसे कि कोई पद जो दिया जाता है केंद्रीय स्तर पर, क्या जो अभी वो धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा हुआ उनके बाद जो बिठाया गया है उनकी जगह पे, क्या उनसे बेहतर और कोई नेता नहीं था? तो ज्यादातर केंद्रीय वो भाजपा के अंदर की बात हो, जिसको चाहेंगे उसको उस पद देंगे। वो तो उनके आम जनता को अगर सवाल करना होता तो आम जनता उस पर कहती कि नहीं फला होगा। अब इस मंत्री पद को तो भाजपा के लोग ही तय करेंगे ना। हाँ, तो वहाँ पर भी गलती की गई है, बहुत अच्छे नेता हैं। तो आप एज ए आम जनता अपनी बात रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सही बात है। हम एक बार इस अपनी खबर का कंक्लूजन करें, हम चाहेंगे लास्ट में जरूर आप लोग एक मिनट के लिए जरूर पूरी बात रख दें। आज जो चर्चा चल रही थी, आज की जो बहस थी, कई सवाल उठे हैं, कई तर्क सामने आए हैं और अलग अलग विचार भी सुनने को मिला है और कुछ खबरें भी इसमें शामिल की गई चर्चा के लिए। लेकिन अंतिम फैसला न हमारे हाथ में है न किसी राजनीतिक दल के हाथ में है, क्योंकि हमारा चर्चा चल रही थी राजनीतिक 2027 को लेकर। तो अंतिम फैसला उस मतदाता के हाथ में है जो मतदान वाले दिन ईवीएम की बटन दबाएगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता है, इसलिए किसी भी नेता या पार्टी से पहले मुद्दों को परखिए, वादों को तौलिए, फिर अपने विवेक से निर्णय लीजिए। याद रखिए, ताज उसी के सिर सजता है जिस पर जनता मेहरबान होती है। लोकतंत्र में आखिरी जीत हमेशा जनमत की पहचान की होती। तो आप देख रहे थे क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ सरकार का तीसरी बार सरकार बन सकती है? ये सवाल है हमारे मेहमान के लिए भी, हमारे दर्शकों के लिए। क्या अखिलेश यादव सत्ता में वापसी करेंगे? क्या मायावती फिर से बड़ा राजनीतिक समीकरण बनाएंगी या कोई नया राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका एक विचार हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। इसके बाद हम चाहेंगे हमारे मेहमान के तौर पर यूसुफ जी और वरिष्ठ शिक्षक जी शामिल हैं। एक मिनट में अपना कंक्लूजन लास्ट का रख दें। अंतिम में हम चाहेंगे कार्यक्रम समापन की ओर लेकर चलेंगे। हम तो ये कहेंगे कि अब चुनाव शिक्षा का मूल्यांकन, प्रतिभा का मूल्यांकन, रोजगार का मूल्यांकन और संस्कार का मूल्यांकन करके जनता अपना वोट करे। और एक चीज और मैं बोल रहा हूँ, अपना विचार बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर बैलेट पेपर से एक बार हो जाता, बैलेट पेपर से, तो जो मन में शंका बनी हुई है कि ईवीएम जो है कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर हो गई, समाधान करने के लिए सरकार ने कई बार प्रयास किया, चुनाव आयोग उस पे आया, वो बहुत मुश्किल है। और बैलेट पेपर कोई भी चांस भी नहीं है, नहीं तो जो लूट मची थी जो लेके करते थे वो बहुत मुश्किल है। मेरी बात सुन ले, स्मार्ट मीटर की तरह मेरा मानना है कि वो मशीन भी है, ईवीएम मशीन स्मार्ट मीटर की तरह से कोई सही ढंग से उसका मूल्यांकन नहीं कर भी पाता है, तो अभी भी जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उसके मन में कहीं न कहीं संशय पैदा हो जाता है कि कहीं ये हथियार ठीक जनता के मन में संशय रहता है। जब पार्टियां जो है विपक्ष की पार्टियां, मतलब जो सत्ता में नहीं है, वो भी सवाल करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि जहां वो जीत जाती हैं वहां फिर काहे नहीं सवाल करती हैं। उनको चाहिए कि जो जीती हुई सीट है प्रदेश को ही छोड़ दे, कहते नहीं हम नहीं मानते, हम जीते नहीं हैं। बैलेट पेपर हम कह रहे हैं जिस जगह पर विपक्ष जीतती है किसी वोटिंग मशीन से, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, वहां उसको मानना ही नहीं चाहिए, कह देना चाहिए कि हम जो है चुनाव हारे हैं हम, तब तो वो चुपचाप वहां अपना वही तो मैं बता रहा हूँ कि जनता के हित में ये है नहीं, क्योंकि तानाशाही ज्यादा है। देखिए हम बता रहे हैं ना,
जनता के हित में जनता नहीं के है लिए ये बताया गया, जनता कहीं से जनता नहीं कह रही है हम जो वोटवा दे रहे हैं गड़बड़ हो रहा है, ये सब केवल जो पार्टी के लोग हैं। और जब उनको बुलाया जाता, चुनाव आयोग उन्हें कई बार ऑफर किया आइए इसमें निकालिए, कुछ नहीं किए, ये सब पूरा क्लीन हो चुका है, कहीं कुछ नहीं ये। और वो बैलेट पेपर तो बहुत असंभव है, नहीं तो वो गैंग जो आपने कभी देखा रहा होगा, आपने भी देखा रहा होगा बैलेट पेपर का जमाना, देखा है, तो जो लूट हुई है तो वो भयंकर है। यूसुफ जी जरूर अपनी बात रखें, कार्यक्रम 1 घंटे हो गया, कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलें। जी मैं कम तो शब्द में यूसुफ जी अपनी बात रखें। एक नई चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे कहिए। जो विधायक या संसद जनप्रतिनिधि एक दूसरी पार्टी में जब कन्वर्ट होते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो उनको विधायक या संसद माना ना जाए और उनको निरस्त करके पुनः वहाँ जो है चुनाव कराया जाए। इस पर कोई जो है कानून जो है इस पर कोई बनना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर पार्टी जो है प्रदेश स्तर से या केंद्र स्तर से अगर गलती कहीं हो रही है, तो अगर उस सरकार का जनप्रतिनिधि चाहे संसद हो या विधायक हो, अगर उसका विरोध करे कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो उसको निकाला ना जाए पार्टी से। क्योंकि जैसे वरुण गांधी जो सांसद थे, उन्होंने कहा वही जो सत्य था, सरकार का उन्होंने विरोध किया, लेकिन वो विरोध में जो सत्य था वही उन्होंने कहा, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। तो या तो कोई पार्टी जो है, पार्टियों में ऐसा सुधार होना चाहिए, या तो कोई नई पार्टी बने कि अगर उसी की सरकार, इसका वो जनप्रतिनिधि अगर वो गलत करे, तो अगर वो बोलता है तो उसके बोलने पर या अगर अमल नहीं कर सकते तो कम से कम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, अब जाएगा हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, हमारे जो मेहमान हैं, अपनी राय जो आज की चर्चा है उस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक विचार हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। अगर आपको आज की बहस पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आपका पेड न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें। आज ये कार्यक्रम लगातार चल रहा था डिबेट शो, कल किसी फिर बेहतरीन मुद्दे के साथ आपका ये पूछता है सुल्तानपुर फिर आएगा। हम आपको एक नए मुद्दे के लिए कल फिर एक चर्चा के लिए सामने आएंगे, हम सारे लोग, हमारे मेहमान जितने हैं, और हम चाहेंगे आज लेंगे आप सब लोगों से विदा। कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।